प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। भारतीय समाज और संस्कृति विषयक स्वयं पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 के भारतीय समाज और संस्कृति का परिचय अंतर्गत लेक्चर 5, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इस व्याख्यान के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह शीर्षक भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद बहुत कुछ बदला है। उसको जानना आवश्यक है, एक विद्यार्थी के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर, जो हमें सीखने के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी है। तो हम बात करते हैं इस व्याख्यान पर। इस व्याख्यान अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जिन बिंदुओं पर, उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और पहचान, मूल प्रणाली में परिवर्तन, मीडिया और सांस्कृतिक समरूपीकरण, आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्ता संस्कृति, संस्करण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पहचान और चुनौतियां। तो आगे बढ़ते हैं इस विषय पर बात करने के लिए। सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यद्यपि सामान्य तौर पर बार बार ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण दो-धारी तलवार है, जिसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। उन पक्षों को हम कुछ समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं के साथ साथ और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैश्वीकरण ने विश्व के सभी समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को परस्पर जुड़ाव के बंधन में बांधा। इसने सिर्फ आर्थिक घटना नहीं, अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन की एक समग्र प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के साथ वैश्वीकरण ने एक सशक्त सामाजिक यथार्थ का रूप लिया। इसका प्रभाव आज भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र जैसे संस्कृति, परिवार, शिक्षा, रोजगार, स्त्री स्थिति, ग्रामीण शहरी संबंध और मूल्य व्यवस्था पर बखूबी देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सिर्फ हम एक आर्थिक पक्षों से जोड़ करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसने जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। खासतौर से विवाह, परिवार, नातेदारी, साथ साथ महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, जनजाति जीवन, जाति जीवन, इस सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इन सारे पक्षों पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आगे हम देखें तो वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है एंथनी गिडेंस की। बार बार लोग इसको कोट करते हैं और ये कई जगह पूछी भी जाती है। यह परिभाषा, जिसमें समय और स्थान की सीमाओं का संकुचन कहा है, यानी समय और स्थान का संकुचन, नजदीक आना, को इसने वैश्वीकरण के रूप में परिभाषित करने की कोशिश किया है। आगे हम देखें तो रोलैंड रॉबर्टसन कहता है कि दुनिया को एकीकृत सामाजिक प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया है यह। भारतीय संदर्भ में इसे बाजार उन्मुख आर्थिक सुधारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वार के रूप में देखा गया। यानी
यह एकीकृत रूप से प्रभावित किया, विविध पक्षों को प्रभावित किया। अभी मैंने कहा कि सिर्फ आर्थिक पक्षों तक ये सीमित नहीं रहा, जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया, समाज का विविध पक्ष प्रभावित हुआ। और भारतीय समाज नहीं, दुनिया में इसके प्रभावों को देखा जा सकता है, और भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया है। भारतीय समाज में भी इसके प्रभाव बड़े स्तर पर दृष्टिगोचर हैं। उन्हीं सारे पक्षों को हम लोग इसमें बात करने की कोशिश आगे कर रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और पहचान, यानी सांस्कृतिक मूल्यों में, सांस्कृतिक पक्षों में किस तरह से यह प्रभावित किया है और आदान प्रदान को सामने रखने की कोशिश किया है, जिसमें आप देखें तो वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति के कई आयामों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसमें योग, आयुर्वेद, ध्यान पद्धति, शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड फिल्मों ने न केवल भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारतीय जीवन दर्शन और आध्यात्मिकता को लोकप्रिय भी बनाया। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में हम भारतीय समाज पर इसके प्रभाव को देखें तो इसने भारतीय संस्कृति को वास्तव में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, एक वैश्विक धरातल प्रदान किया। आज हम योग को देखें, हम अपने परंपरागत गीत संगीत को देखें, हम अपने परंपरागत फिल्मों को देखें, तो दुनिया में आज यह अपना महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इसके लिए हम वैश्वीकरण को एक प्रमुख उत्तरदायी अभिकरण के रूप में देख सकते हैं। हम देखें तो इसको हमने एक चित्र से समझाने की और कोशिश किया है। आप देखें तो, क्योंकि एक पूरी दुनिया एक ग्लोब के रूप में आपको दिख रही है यहाँ, पूरी दुनिया, और सारी चीजें हमको जुड़ी हुई दिख रही हैं। यद्यपि हमने जिन चित्रों को रखा है उसके सोर्स को भी यहां रखने की कोशिश किया है। आगे कुछ पक्षों को और हम रखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। वहीं पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव में तीव्रता हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ फास्ट फूड, पॉप संगीत, हॉलीवुड सिनेमा, ब्रांडेड वस्त्र और उपभोक्ता केंद्रित जीवन शैली भारतीय युवाओं और शहरी मध्यम वर्ग की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप देखें तो भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के बाद बड़े स्तर पर पश्चिमी विचारों, पश्चिमी मूल्यों को लोग आत्मसात कर रहे हैं। आज पॉप सॉन्ग को भी भारतीय पसंद कर रहे हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे कि मैकडोनाल्ड क्या है। आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, वो उस तरफ बड़े स्तर पर उन्मुख हुए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय समाज के सांस्कृतिक पक्षों को भी प्रभावित करने की कोशिश की है वैश्वीकरण ने, उस पर भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है वैश्वीकरण ने। आगे हम देखें तो यह प्रक्रिया न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान की है, बल्कि इसे ग्लोबलाइजेशन, ये लाइन आप देखें का उदाहरण है। अर्थात स्थानीय परंपराएं और वैश्विक प्रवृत्तियां मिलकर एक नई सांस्कृतिक पहचान गढ़ रही हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो भारतीय विवाह और बॉलीवुड शैली के ग्लैमरस आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के प्रयोग से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी समाज में योग और भारतीय परंपराएं मुख्य हिस्सा बन रही हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल खाली रखने की कोशिश किए हैं, आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखने की कोशिश किए हैं कि आज आप विवाह के आयोजनों में देखें तो आज हम पश्चिमी मूल्यों को आत्मसात कर रहे हैं बड़े स्तर पर। हम ब्रांडेड कपड़ों को पहन रहे हैं। यद्यपि हम परंपराओं से अलग नहीं हुए हैं, आज भी हम 7 फेरे कर रहे हैं। 7 फेरे ही हमारे मूल तत्व हैं विवाह के। वो हमारे परंपरागत पक्ष हैं हमारे विवाह के। लेकिन उसके बावजूद भी आप आज विवाह के स्वरूपों में आप देखें तो जिस ब्रह्म विवाह, दैव विवाह की बात हम करते रहे, आज कहीं न कहीं उसका स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं हम वैश्विक पटल पर देखें तो आज लोग, दुनिया के लोग हमारे परंपरागत चीजों को भी बड़े स्तर पर साहब स्वीकार कर रहे हैं। हमारे योग को, हमारी साधना पद्धति को, हमारे विश्वास को, हमारे सांस्कृतिक पक्षों को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दुनिया में लोग एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। ये इस तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने की कोशिश किया है वैश्वीकरण ने। आगे हम बढ़ते हैं, अन्य पक्षों पर इसके प्रभावों को देखने की कोशिश करते हैं। मूल प्रणाली में परिवर्तन। हमारी जो मूल प्रणाली है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, जिसमें हम देखें तो पारंपरिक समाज भारतीय सामूहिकता, संयुक्त परिवार और परंपरा आधारित मूल्य प्रणाली पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति से अधिक परिवार या समाज को महत्व दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप देखें तो हमारी जो संयुक्त प्रणाली की जो सामूहिकता थी, वो सामूहिकता आज वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावित हुई है। आज हम एकाकी परिवारों की तरफ बढ़े हैं। आज हम स्वतंत्र विचारों की तरफ बढ़े हैं। आज हम निर्णय लेने की स्वतंत्रता में आगे बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो मूल थे, इसी नाते इसको मूल वर्ड हमने दिया, विवाह, परिवार, नातेदारी, ये जो हमारे भारतीय समाज के बेसिक पिलर हैं, वास्तव में इसको प्रभावित किया है। आज एकाकी परिवारों की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। नातेदारी व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर हो रही है। हम एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। जब हम लोगों का बचपन था, उस बचपन में हम लोग महीनों महीनों तक मामा के यहाँ जाते थे छुट्टियों में। लेकिन आज वो बदल रहा है साहब। आज बच्चे बाहर घर से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ढेर सारे कार्टून आप लोगों ने देखा होगा कि माँ बच्चे को घर से बाहर करने की कोशिश कर रही है और बेटा घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये सारे पक्ष हम इसके मूल में देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से युवा पीढ़ी अधिक व्यक्तिवादी और आत्म केंद्रित होती जा रही है। आजीविका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उपभोग की प्राथमिकताएं पारिवारिक अपेक्षाओं से ऊपर आ गई हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता बड़े स्तर पर बढ़ी है। कहीं न कहीं युवा बड़े स्तर पर वैश्वीकरण से प्रभावित हुआ है। आज अपने चश्मे से वो घटनाओं को देखने की कोशिश कर रहा है। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं न कहीं उसने मूल को प्रभावित किया है। इसी नाते हमने यहां मूल प्रणाली में परिवर्तन की बात की है। अब आगे देखें तो एंथनी गिडिंस, जो कि हमने पिछले व्याख्यान में इसकी बात किया, मॉडर्निटी इन सेल्फ आइडेंटिटी के अनुसार आधुनिकता व्यक्ति को रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी देती है, जहां वह अपनी जीवन शैली,
एवं पहचान स्वयं निर्मित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिकता वास्तव में प्रदत्त परिस्थिति को नकारती है, अर्जित परिस्थिति को स्वीकार करती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति निर्मित करने की कोशिश करता है। अपनी स्वतंत्रता, अपने अभिमति आदि के आधार पर वह अपने जीवन की पृष्ठभूमि आज खड़ा करना चाह रहा है। उसका ज्वलंत उदाहरण हम लोग देख सकते हैं आर्थिक क्षेत्रों में कि टीनेजर्स साहब बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दे रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं एक इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। दुनिया में आप देखें और भारत के भी संदर्भ में देखें तो यह वैचारिकी बड़े स्तर पर लोग आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे देखें तो इसका असर विवाह, परिवार, मतलब विवाह संबंधों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक दायित्वों पर भी पड़ा है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई है। कहीं न कहीं विवाह और परिवार पर इसके प्रभाव ने भारतीय समाज के बीच एक द्वंद्व उत्पन्न किया है। अभी जिसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में किया, इस द्वंद्व ने बड़े स्तर पर प्रभाव भी डाला है। इसको हम कुछ आगे के पक्षों पर और आगे के स्लाइडों में और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि हम कुछ चित्रों को यहाँ देखें तो आज देखें कि किस तरह से यहाँ हम परिवार के बीच हैं और किस तरह से यहाँ हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी पृष्ठभूमि खड़ा कर रहे हैं। वहीं किस तरह से यहाँ हम सामूहिकता की बात कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ हम एकाकी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में ये चित्र इसकी परिवर्तन को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। भारतीय समाज में बदलाव को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यद्यपि यह बदलाव आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह सामुदायिक भवन और परंपरागत सामाजिक एकजुटता को कमजोर भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है कि वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने विकास, आधुनिक मूल्यों आदि को स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन सामुदायिक जीवन जो भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता रही, यह हमारा पिलर रहा, जो अनादिकाल से आज इस उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी स्थिर है, उसको कमजोर कर रहा है। इसको भी हम नकार नहीं सकते साहब। तो कहीं न कहीं यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जन्म तो दिया है, लेकिन सामुदायिक भावना कमजोर पड़ी है। इस पक्ष को भी हम नकार नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रभावों की तरफ। मीडिया और सांस्कृतिक समरूपीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, इसका पहला पॉइंट हम देखें तो डिजिटल मीडिया, सिनेमा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने का अवसर दिया है। बॉलीवुड, क्रिकेट और भारतीय संगीत विश्व में पहचान बन चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल मीडिया और ये जो प्लेटफॉर्म हैं, भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाने में, स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुनः हम उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। बॉलीवुड, क्रिकेट
और भारतीय संस्कृति वास्तव में आज वैश्विक पहचान के रूप में स्थापित हुई है। भारतीय संस्कृति आज हमारी, हमने पिछले स्लाइड में एक फोटो दिखाई थी आप लोगों को कि किस तरह से आज योगा एक वैश्विक पहचान पर, वो तो हमारी परंपरागत विरासत रही है ना, किस तरह से एक वैश्विक धरातल पर आज पहचान बनाई है, किस तरह से हमारे परंपरागत गीत संगीत वैश्विक धरातल पर पहचान बनाए हैं। इस तरह के इसके प्रभावों को भी हम नकार नहीं सकते। यदि हम आगे देखें तो दूसरी ओर पश्चिमी पॉप संस्कृति, विज्ञापन और डिजिटल कंटेंट भारतीय युवाओं को प्रभावित कर रहा है, उस पर वर्चस्व स्थापित कर रहा है, जिसमें सांस्कृतिक समरूपीकरण, होमोजेनाइजेशन बढ़ा है। अर्थात एक तरफ हम उनको, उस मूल्यों को भी अपना रहे हैं, तो अपने परंपरागत मूल्यों को भी साथ गतिमान है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। मार्शल अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मीडिया में कहते हैं कि इसे एक ग्लोबल विलेज कहा। आज यह अवधारणा स्पष्ट दिखती है क्योंकि भारत के ग्रामीण तथा शहरी समाज दोनों वैश्विक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लोबल विलेज, आज वैश्वीकरण के प्रभाव से पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज सेकेंड के 100वें हिस्से में हम दुनिया में कहीं भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर ले रहे हैं। हम कमरे में बैठे हैं, हमारे कमरे में सारी सामानें विभिन्न कंपनियों से आ गई, एक क्लिक पर। कल्पना करें कि कितनी तेजी से यह प्रभावित किया। जीवन के सारे पक्षों से जुड़ी चीजें घंटों ही नहीं, कुछ समय में ही हमारे कमरे में उपलब्ध हो जा रही हैं। ये है साहब इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। अभी तक तो था कि कुछ सामग्रियां, अब तो भोजन से लेकर दवाएं तक हमें कितने कम समय में अवेलेबल हो जा रही हैं। अर्थात सोचे कि हम कहां से कहां तक आ गए। ये महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन का। आगे हम देखें तो इस प्रक्रिया ने स्थानीय भाषाओं, लोक कला, लोक संगीत और परंपरागत जीवन शैली को भी प्रभावित किया है और धीरे धीरे यह पिछड़ रही हैं। इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं साहब कि जो हमारी परंपरागत गीत संगीत, हमारे परंपरागत चित्रकलाएं आदि रही हैं, इसने भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इसको भी हम नकार नहीं सकते। आगे हम देखें तो हालांकि मीडिया ने सांस्कृतिक संवाद को आगे भी बढ़ाया है, लेकिन इसने भारतीय संस्कृति की विविधता और मौलिकता को भी खतरे में डालना है। अर्थात इस पर भी हमें महत्वपूर्ण ढंग से सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा जीवन में। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके और पक्षों को भी देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति। 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय समाज में वैश्विक पूंजी और बाजारी प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। अब त्योहार, विवाह और धार्मिक अनुष्ठान भी बाजारीकरण का हिस्सा बन गए हैं। महंगे तोहफे, ब्रांडेड कपड़े और बड़े आयोजनों का चलन भारतीय परंपरा में गहराई से प्रवेश कर चुका है। ये दोनों लाइन बड़ी महत्वपूर्ण हैं साहब। यानी वैश्वीकरण ने एक वैश्विक दुनिया, एक वैश्विक गांव का निर्माण तो जरूर किया, लेकिन कहीं न कहीं इसने विविध मूल्यों को प्रभावित भी किया। इसको भी हम नकार नहीं सकते। आज हमारे मेले, तमाशा, त्योहार ये भी वैश्वीकरण के प्रभाव से आगे बढ़ रहे हैं। इसको भी हम नकार नहीं सकते। आप देखें कि हम एक कहानी पढ़ते रहे कि किस तरह से वो पात्र हमीद
अपने दादी के लिए चिमटा ले जाता है। आज वो कहाँ सोच हमारी है। आज बच्चा मेले में पिज्जा बर्गर के लिए पहले आगे बढ़ता है। कहां तक हम पहुंच गए, कल्पना करें। उसको लगता था कि मेरी दादी खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, हाथी घोड़े तो रास्ते में ही टूट जाएंगे। लेकिन ये जो है, ये दादी का हाथ जलने से बचाएगा। ये सोच शायद कहीं न कहीं साहब मृत हो रही है। इसे हमें बचाना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। जॉर्ज रिटजर कहता है कि इस आधुनिक समाजों में दक्षता, गणनात्मकता और व्यावसायिक सांस्कृतिक मूल्यों पर हावी होती जाती है। यही स्थिति भारतीय समाज में देखी जा सकती है। यह प्रवृत्ति एक ओर जीवन शैली को आधुनिक और आकर्षक बनाती है, वहीं दूसरी ओर परंपरागत सादगी और आध्यात्मिकता को पीछे भी ढकेलती है। परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति उपभोग केंद्रित संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो रही है। यानी इसके निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति भी आज एक उपभोग की संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत कुछ बदल रहे हैं, बहुत कुछ प्रभावित हो रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं हमारी परंपरागत वैचारिकी थोड़ी कमजोर पड़ रही है। आगे हम बढ़ते हैं, अन्य पक्षों पर बात करते हैं। अन्य पक्षों को किस तरह ने वैश्वीकरण ने अन्य पक्षों को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की है। संस्करण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साहब आपका। वैश्वीकरण केवल सांस्कृतिक क्षरण का कारण नहीं है, बल्कि इसने संस्कृति में नवाचार और पुनर्जागरण की प्रक्रिया को भी जन्म दिया है। विद्यार्थियों, यहां इस पॉइंट को हमने इस नाते रखा है कि सिर्फ क्षरण ही उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि उसमें नवाचार को भी जन्म दिया है। इसको भी हम नकार नहीं सकते। हां, इतना जरूर है कि बड़ी सावधानी से हमें दोनों पक्षों को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। यही हमारी समझ होनी चाहिए, यही हमारे वास्तविक निहितार्थ होने चाहिए जीवन को गतिमान करने के लिए, इस एरा में, इस वैश्वीकरण के दौर में। आगे हम कुछ पॉइंटों में देखें तो उदाहरण स्वरूप इंडो वेस्टर्न परिधान, फ्यूजन संगीत और भारतीय कला का वैश्विक मंच पुनर्मूल्यांकन इसी सांस्कृतिक संस्करण का परिणाम है। आगे हम देखें तो जैन का कहना है कि वैश्विक सांस्कृतिक संस्करण की प्रक्रिया को जन्म देता है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता मिलकर नए रूप प्रस्तुत करते हैं। भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति स्पष्ट है, जहां लोक संगीत आधुनिक उपकरणों के साथ प्रयुक्त किए गए जाते हैं और पारंपरिक त्योहार आधुनिक शैली में मनाए जाते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को स्थिर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे निरंतर बदलते और अनुकूलित होने की दिशा में अग्रसर किया। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण ने जो प्रभाव किया, आज जो हमारे परंपरागत गीत संगीत हैं, ठीक है कि कुछ प्रभावित किए हैं, लेकिन उसमें हम आधुनिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए आज हम अपने परंपरागत गीतों को उन म्यूजिक्स पर, उस पायदान पर ले गए जो हमारे परंपरागत स्वरूप में रहे। कहीं ना कहीं हम उसमें आधुनिक मूल्यों को समावेशित किया। इसको भी हम नकार नहीं सकते। तो इन प्रभावों को हम इस पक्ष में देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सांस्कृतिक पहचान और चुनौतियां। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप पहचान तो स्थापित हुई है, लेकिन उसको लेकर के कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। इसी को हम लोग इसमें बात करते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाया, लेकिन इसके सामने अपनी विविधता और मौलिकता को सुरक्षित रखने की चुनौती दी। योगेंद्र सिंह कल्चर चेंज इन इंडिया में कहते हैं कि भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व में संतुलन खोजने की कोशिश करता है।
यह संतुलन ही भारतीय संस्कृति की अस्तित्व की कुंजी है, जहां वैश्विक प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों और विविधताओं को संरक्षित रखना अनिवार्य है। यदि यह संतुलन साध लिया गया तो भारत वैश्वीकरण के दौर में भी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता बनाए रखेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस बात को कहा कि हमें दोनों के संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने वास्तविक जो हमारे लक्ष्य हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अन्य पक्षों को भी देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों को भी समाहित किया है जो कि स्थापित पुस्तकें हैं, और यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको आप लोग इस व्याख्यान के अंतर्गत देखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण व्याख्यान को तल्लीनता के साथ सुना। हम लोग एक दूसरे के साथ इस व्याख्यान के माध्यम से एसोसिएट हुए, जुड़े। पुनः आप लोगों को धन्यवाद और आभार। यहीं अब हम इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।